क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, तीन गोलमेज सम्मेलन का होना, इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत को आज़ादी नहीं मिल पाई? इसका क्या वजह था? भारत जो है इतने समय के बाद भी आज़ाद नहीं हो पाया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आ जाता है, श्वेत पत्र आता है। ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों की जो सोच है उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास तो करती है, लेकिन उसमें अपनी मंशा घुसा देती है। आखिर इसकी इसकी क्या वजह थी और भारत को अब तक आज़ादी क्यों नहीं मिल पाई थी? इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम लोग वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और खास करके जो यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो नए पैटर्न के अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अनुरूप हम लोग प्रश्नों का भी प्रयास करेंगे। सारे अभ्यास के साथ में हम लोग फैक्ट्स को भी जानेंगे ताकि हमारी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत हो। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो इतिहास में प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम लोग प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे और साथ साथ उसके फैक्ट्स को भी जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो है वह है विधानमंडलों में पुनः प्रवेश कांग्रेस का और भारत सरकार अधिनियम 1935। यही दो चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते बिना देर किए। हमारा जो पहला प्रश्न है इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, अगर आपको जवाब आता हो तो, चाहे जो भी, अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है स्वराज्य पार्टी द्वारा विधान परिषद में पुनः प्रवेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर ये जो स्वराज्य पार्टी है ये विधान परिषद में ये स्वराज्य पार्टी जो है वो पुनः प्रवेश करना चाह रही थी। इसका कारण क्या था कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, ब्रिटिश शासन के साथ स्थायी समझौता करना चाह रही थी, इस वजह से ये चाह रहे थे प्रवेश करना। या फिर परिषदों के भीतर जाकर औपनिवेशिक शासन की नीतियों में बाधा उत्पन्न करना, या फिर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करना, या फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करना। ये सारे चीज़ों में से क्या था इसके अंदर में? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को अगर आता हो कमेंट में तो जवाब दीजिएगा। श्वेत पत्र क्या है? देखिए, जब साइमन कमीशन आया उसके अंतर्गत जो बातें रखी गई उसमें भारतीयों के हितों की कोई बात ही नहीं थी। उसके अंतर्गत जो भी बातें रखी गई वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी अपने मांगों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने भारतीयों के लिए नियम और कानून बनाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जो चाह रहे थे, उन्हें जो डोमिनियन स्टेट की मांग रखी थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। अभी भी जो पूरी की पूरी शक्ति थी वो अंग्रेज अधिकारियों के पास में ही थी। इस वजह से उसके बाद तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीनों में कोई अच्छा सही से निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसकी वजह से ब्रिटिश अंग्रेज ये बात समझ चुके थे कि अब जो है वो भारतीयों की मांगों को ज़्यादा देर तक ले नकारा नहीं जा सकता, उन्हें मानना तो पड़ेगा। इस वजह से वो भारतीयों को केवल समझाने के लिए कि भारतीयों के हितों के बारे में अब सोच रहे हैं, इस वजह से उन्होंने एक संवैधानिक प्रारूप तैयार किया और यही प्रारूप 1933 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ जिसका नाम श्वेत पत्र पड़ा। परंतु श्वेत पत्र का भी कांग्रेस ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो नियम और बातें थी वे सभी के सभी अंग्रेजों के अनुसार ही थी। इसमें फिर से, इस श्वेत पत्र में फिर से वही बात ही कही गई। इसमें जो भारत को जो अधिकार मिले वो असली शक्ति जो जिसके पास थी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास में थी। दूसरा, इसमें सांप्रदायिक फूट की बात फिर से दोहराई गई। इसमें मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को अलग से चुनाव क्षेत्र दे दिए गए जिसकी वजह से उनमें सांप्रदायिकता की भावना और भड़क सकती थी। इसके साथ में भारतीयों को कोई भी ऐसा स्वराज या डोमिनियन स्टेट की बात ही नहीं की गई उनके लिए। इस वजह से श्वेत पत्र का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। ये तो अंग्रेज सिर्फ डर की वजह से कि अगर हम भारतीयों को कुछ उनकी मांगों को नहीं मानेंगे, उनके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखेंगे जिससे भारतीय जो है वो शांत रह सके, तब तक अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो भारतीय जो है वो अशांत होकर के भड़कते रहेंगे और कोई ना कोई आंदोलन करते रहेंगे। बस इसी वजह से इस आंदोलन को रोकने के लिए और भारतीयों को शांत रखने के लिए श्वेत पत्र का एक बहाना, जो कहते हैं ना, बहाना के रूप में भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया गया। चलिए अब आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। विधानमंडलों में प्रवेश को लेकर के बताइए क्या था? विधान परिषद में कांग्रेस जो थी वो स्वराज्य पार्टी द्वारा विधान परिषद में पुनः प्रवेश क्यों किया जा रहा था? क्यों ये लोग चाह रहे थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो अगर हम इस बात का ध्यान करें कि ब्रिटिश शासन के साथ स्थायी समझौता क्या वो करना चाह रही थी कांग्रेस, या फिर परिषद के भीतर जाकर औपनिवेशिक शासन की नीतियों में बाधा उत्पन्न करना चाह रही थी। तो दरअसल इनका कार्य यही था कि ये चाह रही थी कांग्रेस के परिषद के भीतर जाए और जो औपनिवेशिक शासन की वो जो नीतियां ला रहे हैं, वो जो श्वेत पत्र ला रहे हैं, उसका विरोध किया जाए। यही रीज़न था उनका इस विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने का।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसके बाद थोड़ा सा जान ले, इसके फैक्ट को थोड़ा सा जान ले। देखिए इसका फैक्ट क्या है, इसमें ना ये जो मई 1900, ये बार बार मई आ जाता है मई की जगह पे, तो मई 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ एक्चुअल में। और पटना में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें सदस्यों को एक बार फिर विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। कांग्रेस जो था, ये जो कांग्रेस थी वो वापस से चुनाव लड़ना चाह रही थी, इस वजह से इनको अनुमति मिल गई थी। कब? जब पटना में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तब। इसके बाद से क्या हुआ, इसके अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के लिए नवंबर 1934 ईस्वी में चुनाव होना था। इसके लिए क्या था, तो इसके लिए केंद्रीय विधानमंडल के अंदर नवंबर 1934 में चुनाव होना था। कांग्रेस इसमें चुनाव में भाग लेती है और टोटल 75 सीट जो होते हैं उसमें से 45 सीट पर कांग्रेस जीत जाती है, क्योंकि जब तक इनके पास बहुमत नहीं होगा, ये जान रहे थे कांग्रेस जो है वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि भाई ऐसे बिना उस जगह पे पहुंचे, बिना विधानमंडल में पहुंचे अपने अधिकारों के लिए ये बात नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इतने सारे प्रयास अब तक इन लोगों ने कर लिए थे, प्रयास होने के बाद भी अंततः सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी खत्म हो गया, परंतु सरकार जो है इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं मान रही थी। इस वजह से इन्होंने ये निर्णय लिया कि इन्हें अब विधानमंडल के चुनाव में जाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है इन कथनों पर विचार कीजिए। क्या स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी या फिर इसके प्रमुख संस्थापक चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे? इन दोनों में से क्या सही होगा बताइए। हम लोगों ने इससे पहले इस स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग जान चुके हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो में हम लोगों ने स्वराज पार्टी के, मैंने वीडियो में स्वराज पार्टी को लेकर सब कुछ बता दिया है, तो आप लोग देखिए और देख करके बताइए कि इसमें से क्या सही इसका आंसर है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताइए। आप लोग को अगर इसके बारे में नहीं पता है तो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। कमेंट में आंसर करने से आप लोग को पता है क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन के पीछे आप लोग का प्रैक्टिस होता चला जाएगा। देखिए जब तक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं, कोई भी चीज़ पढ़ करके अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो वो चीज़ इंसान वहीं भूल जाता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो आप लोग को अगर आता हो तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्वराज्य पार्टी जो है इसके बारे में अगर हम लोग आप लोगों ने अगर देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो है वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ही इसके मुख्य सदस्य रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था बहुत अच्छे से, क्योंकि CR दास जो थे यानी चित्तरंजन दास जो थे वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे इसी समय। जब 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय इसके ये अध्यक्ष रहे, और 1923 ईस्वी में CR दास मोतीलाल नेहरू ने मिल करके मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, जिसको स्वराज्य पार्टी कहा जाता है, इसकी स्थापना करी थी इन दोनों ने मिल करके। हम लोगों ने इससे पहले क्लास में इसके बारे में पढ़ा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पहली बार लागू किया गया? बताइए इसके बारे में क्या इसका सही आंसर होगा। प्रांतीय स्वायत्तता होगी, पृथक निर्वाचन प्रारंभ होगा, दोहरी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रांतों में ये होगा, या पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा? बताइए इसका आंसर। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर करिएगा। देखिए 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, हमें पता है कि इससे पहले दोहरी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो प्रांतों में, चूंकि ये एक इसमें पृथक निर्वाचन प्रारंभ क्या इसमें भी किया गया था, दरअसल इसके साथ में ऐसी बातें नहीं हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिएगा अगर आप लोग को आता हो तो देखिए प्रांतीय स्वायत्तता, क्या प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी? तो हमारा जो 1919 का अधिनियम आया था उसके तहत ही प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ हो चुका था, ये तो कई बार पृथक निर्वाचन की प्रणाली अंग्रेज ला ही रहे थे। पूर्ण उत्तरदायी शासन जिसको कहते हैं, क्या पूर्ण उत्तरदायी शासन स्टार्ट हुआ था, या दोहरी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था प्रांतों में? देखिए केंद्र में लागू नहीं था, प्रांत में तो था ही। प्रांतों में द्वैत शासन तो लागू हो ही चुकी थी, वो 1919 के समय में ही लागू हो चुकी थी, लेकिन इसके 1935 के तहत केंद्रों में भी इसे लागू कर दिया गया था, है ना। तो पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था इसके अंदर क्या कर दी गई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर से, चौथे प्रश्न की ओर में। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई थी? तो प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था कब? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत।
क्योंकि 1919 में ये प्राप्त हुआ था, लेकिन जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो प्रांतों से द्वैत शासन की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई और केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। पांचवा हमारा जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया था या फिर यह संघ वास्तव में लागू नहीं हो सका। देखिए, जब 1935 का आया तो ब्रिटिश सरकार ये इस बात पे बहुत ध्यान दे रही थी। वो चाह रही थी कि संघ को एक ऐसा संघ के अंतर्गत एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें ब्रिटिश शासन के अधिकार में रहने वाले क्षेत्र हों और देसी रियासतें भी शामिल हो उसके अंतर्गत। इस तरीके से प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या केवल ए होगा या फिर केवल दो होगा या दोनों होंगे या ना तो एक होगा ना ही दो होगा, क्या होगा? तो देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया इसमें भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। यह संघ वास्तव में लागू नहीं हो सका, ये भी सच है। दोनों ही बातें सच हैं, दोनों ही। तो इसका आंसर क्या होगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी ओर। इसका जो छठा प्रश्न है वो क्या है, यदि भारत सरकार अधिनियम 1935 के सभी प्रावधान लागू हो जाते तो क्या निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण होता? अगर ये लागू होता तो क्या होता, कि भारत पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता या रियासतें ब्रिटिश भारत मिलकर के संघीय व्यवस्था का भाग बनते, पृथक निर्वाचन समाप्त हो जाता या गवर्नर का पद समाप्त हो जाता? तो इसका सही आंसर होता रियासतें ब्रिटिश भारत मिलकर के संघीय व्यवस्था बनाते, इसमें भाग लेते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर से। हमारा सातवां जो प्रश्न है वो सातवां प्रश्न क्या है, 1937 के प्रांतीय चुनाव का प्रत्यक्ष संबंध किससे था? तो देखिए, 1937 का चुनाव जब भारत सरकार अधिनियम भी जब लागू नहीं हो पाया तब जा करके इसे 1937 के प्रांतीय चुनाव का 1937 का जो चुनाव है उसका प्रावधान किया गया। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 भी विफल हो गया तब जाकर इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ, इसका कालक्रम ऐसे इन निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। बताइए कब क्या हुआ? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी पहले, साइमन कमीशन का आगमन हुआ, भारत सरकार चुनाव हुआ या प्रांतीय चुनाव हुई, क्या हुए सबसे पहले? जिसका सही आंसर क्या है, देखिए सबसे स्वराज पार्टी की स्थापना क्या सही है? तो हाँ, सब बिल्कुल 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो 1 तो बिल्कुल सही है। फिर साइमन कमीशन का आगमन हुआ क्या? तो साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताइएगा, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? देखिए, इस चीज़ को हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं ना, बार बार दोहराने से क्या होगा, पढ़ी हुई चीज़ें हमारे अंदर क्या होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो कहाँ पहुँचा था? तो बम्बई पहुँचा था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। तो फर्स्ट सही है, फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है या फिर प्रांतों में चुनाव होते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम आता है, उसके बाद से प्रांतीय चुनाव हो जाता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर से। हमारा प्रश्न 9 क्या है? हमारा प्रश्न 9 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची में रखा गया था? किस विषय को संघ सूची में रखा गया था? हम लोगों ने पढ़ा था कि 1935 के बारे में कि संघ सूची, चूंकि सबको मिला के संघ बनाना था, इसकी वजह से हम लोगों ने हस्तांतरित विषय को के बारे में भी पढ़ा था और संघीय सूची के बारे में भी पढ़ा था। इसी में 1935 का जो बातें रखी गई थी, मुख्य बातें, वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें थोड़े बहुत 1935 के बारे में हम लोग जानेंगे अपने क्वेश्चंस को करने के बाद। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम लोग 1935 के मुख्य बातों को के कुछ हिस्सों को भी जानेंगे और अगले वीडियो में उसके बाकी के हिस्सों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? पुलिस होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य होगा, रक्षा होगा या स्थानीय स्वशासन होगा? देखिए, आप लोग को पता होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है हमने कवर करी थी। ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, 1935 के अंतर्गत जो संघीय सूची रखी गई थी उसमें क्या था, हम लोगों ने मेन देखा था कि यही तो मेन दिक्कत थी, यही तो मेन चीज़ें थी कि इसके अंतर्गत जो है ये जितनी खास चीज़ें थी वे किसके पास शक्ति थी? वे सारी की सारी शक्तियाँ थी गवर्नर के ही पास में, वो भारतीय को नहीं मिल पाई थी। यानी जो ये पुलिस था, पुलिस विभाग, रक्षा विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में आपको क्या है इसका संघीय सूची के तहत किस चीज़ को रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रक्षा को किसके तहत रखा गया था? संघीय सूची के तहत शामिल किया गया था। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में नहीं है? बताइए क्या नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान इसमें किया गया या फिर राष्ट्रसंघीय न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया या भारत को तत्काल पूर्ण प्रभुत्व प्रदान कर दिया गया? इनमें से क्या होगा? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें
प्रांतों में स्वायत्त प्रावधान किया गया, क्या ये आंसर होगा? दरअसल देखिए ये सभी चीज़ें क्या है, इसकी सही वाली बात है। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान तो कर दी गई थी, बिल्कुल सही। न्यायालय की स्थापना भी हो गई थी, प्रांतों में जो है शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन भारत को तत्काल पूर्ण प्रभुत्व क्या मिल गया? नहीं मिला, तभी तो जाकर के ये भी चीज़ सफल नहीं हो पाई, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें। 1935 के आधार पे जो तथ्य में बातें उसको समझ लेते हैं। देखिए 1935 का के अधीन जो अधिनियम बना है, इसको बनने में कई वर्ष लग गए, 8 साल तकरीबन लग गए इसमें। तकरीबन कितने लगे? 8 साल लग गए। क्यों? क्योंकि जिस समय साइमन कमीशन आया उसी समय से ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसको लेकर के ये प्रावधान लाने का प्रयास किया जा रहा था। इस विषय पर चर्चा 3 गोल में सम्मेलन में भी हुई, परंतु इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। मार्च में क्या आता है? 1933 में श्वेत पत्र प्रकाशित हो जाता है, जिसके तहत क्या होता है? श्वेत पत्र भी किसी काम का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहने के लिए तो भारतीय के लिए था, लेकिन सारे अधिकार किसके अधीन थे? गवर्नर के अधीन रह गए थे। इस वजह से श्वेत पत्र भी किसी काम का नहीं था। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया? दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया। ये दिखाने के लिए देखिए हम लोग पूरी तरीके से आपकी बातों को, नीतियों के बारे में विचार कर रहे हैं। जब दोनों सदनों का संयुक्त प्रवर समिति गठन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड लीन लिथगो बने। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय संघ की स्थापना तभी संभव है जब कम से कम 50% राज्य इसमें शामिल होंगे। इसमें कहा गया जब तक ले ये भारतीय संघ तभी बनेगा जब इसमें 50% राज्य जो है वो शामिल होंगे, तभी तो जाकर के इसमें ये चीज़ें बनेंगी। इसके बाद दिसंबर 1934 में 34 में एक विधेयक जो है ब्रिटिश संसद में पेश होता है। इस विधेयक को सम्राट की अनुमति के बाद 2 अगस्त 1935 को कानून बना दिया जाता है, इस विधेयक को। इसके बाद से इस 1935 ईस्वी की भारत सरकार अधिनियम की जो मुख्य बातें थी वो क्या थी? एक ऐसा संघ स्थापित करना जिसमें ब्रिटिश भारत का प्रांत और देसी रियासत दोनों को शामिल करना हो, परंतु ये जो देसी रियासत होंगे वे स्वेच्छा से शामिल होंगे, तभी जा करके कुछ होगा। तो ये स्वेच्छा से शामिल नहीं होंगे तब तक इसे शामिल नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या कितनी थी? ब्रिटिश भारत के प्रांतों की कुल संख्या थी कितनी? 11 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मद्रास जो था, इसमें कौन कौन से प्रांत शामिल थे? 11 में मद्रास था, मुंबई था, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध इसमें शामिल थे। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। यही इसके प्रावधान थे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आज का हम लोग क्लास कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो इसको बाद में देख जरूर लीजिएगा। स्टार्टिंग में वीडियो आप लोग देख के जो छोड़ते हैं तो आप लोग पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा। और देखिए आप जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस के, वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए आगे मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और अच्छे प्रश्नों को संकलन करते हैं। उसके बाद से अच्छे से अपने प्रयास को जारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।